अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हसन खान, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एनईडी का जो दूसरा टेस्ट जो री एग्ज़ाम हुआ है 24 सितंबर को, उस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। ये बात जहन में रहे कि ये जो है वो रिक्रिएटेड क्वेश्चंस हैं। रिक्रिएटेड का मतलब ये हमने जो है वो ख़ुद से जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन कुछ और हो, रिक्रिएट होने में क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया हो, बट एटलीस्ट इन क्वेश्चन से एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस और कितनी उनका डिफ़िकल्टी लेवल है और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, तो एक आइडिया हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो नज़र आए हैं। डायमेंशंस जो है वो एक दो बच्चों ने जो है वो मुझसे कहा कि डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके अंदर आपसे जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन पूछी गई है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है वो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, और जूल्स की जो डायमेंशन है वो आप वर्क डन से निकाल सकते हो आसानी से। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, और न्यूटन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की जगह पे हम जो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मीटर्स। तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा मीटर स्क्वायर और किलोग्राम्स पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जब हम डायमेंशंस लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट डायमेंशंस लिख रहा हूँ इधर ml स्क्वायर टी पावर -2। ये एनर्जी की, चाहे वर्क डन हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, सब एनर्जीज़ की डायमेंशन जो वो सेम होती है। अच्छा, और मास की जो डायमेंशन है वो सिंपल कैपिटल M से लिखी जाएगी, और टेम्परेचर जो उसकी डायमेंशन जो वो कैपिटल K से रिप्रेजेंट की जाती है। तो M से एक M जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन बनेगी L स्क्वायर टी पावर -2। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, नॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए K पावर -1। ये इस MCQ का बहुत सिंपलेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 2, न्यूटन्स रिंग्स इलस्ट्रेट अबाउट द फिनोमेना ऑफ। ये एक MCQ पूछा गया था। और न्यूटन्स रिंग्स क्यों बनती हैं? तो बेसिकली न्यूटन्स रिंग्स बनती हैं इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? जब भी एक जगह पर दो एक जैसी वेव्स, जी हाँ, एक जैसी का मतलब कि उनकी वेलोसिटी सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, सब कुछ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और इंटेंसिटी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बस वो उनका फेज एंगल जो है वो डिफरेंट हो। तो जब ऐसी दो वेव्स एक जगह पे आकर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो एक नई वेव जनरेट होती है। इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो न्यूटन्स रिंग्स, जो रिंग्स बनती हैं वो क्यों बनती हैं? वो भी इंटरफेरेंस की वजह से बन रही होती हैं। MCQ नंबर 3, हैवियर बॉडीज़ कैन बी स्टॉप्ड इजीली बिकॉज ऑफ। तो इस हैवियर बॉडीज़ को जब वो रोकना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उनका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होता है, ड्यू टू हैवियर इनर्शिया। इसका जो है वो पॉसिबल आंसर होना चाहिए। जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको रोकने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मैं मोमेंटम इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज के ऑप्शंस जो बच्चों ने बताया वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम नहीं था, इनर्शिया जो है वो इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 4 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 2√3। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है A डॉट B। स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 2√3। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B की वैल्यू गिवन है 2। और आपसे जो है वो एंगल पूछा जा रहा है। भाई एंगल कैलकुलेट करना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, और A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इक्वल होता है AB sin थीटा के। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवा दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करवाओ, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा।
और आपके पास जो है वो ए डॉट बी अपॉन ए क्रॉस बी बनेगा। ए डॉट बी की जगह पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो इसकी वैल्यू जो कि 2√3 है, और ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह पे आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो जो कि 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। ये आपके पास लिखा हुआ कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इक्वल है √3 के। तो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप इसको अगर रेसिप्रोकेट कर दो तो ये √3 जो है वो 1 अपॉन √3 बन जाएगा, यानी कि tan थीटा। और जब आप इसका tan इन्वर्स लोगे तो आपके पास जो है वो इसका एंगल आ जाएगा। ये इसका बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, सेल्फ इंडक्टेंस टेल्स अबाउट। सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द कॉइल टू इंड्यूस वोल्टेजेस, टू इंड्यूस EMF विद इन इट्स ओन कॉइल, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो हमें क्या बता रहा होता है? किसी भी एक कॉइल की एबिलिटी, सलाहियत कि वो अपने अंदर वोल्टेजेस इंड्यूस कर सकता है, उसकी इस सलाहियत को, इस एबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये बेसिकली इंड्यूस होने वाली EMF के बारे में बता रहा होता है, इंड्यूस EMF के बारे में विद इन द कॉइल, विद इन ओन कॉइल। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, विद इन ओन कॉइल। आगे बढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 6 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी यहाँ पर लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उनका जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ है, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जब भी आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 0 आएगा। MCQ नंबर 7, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 4। मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप की 4 गिवन है, और आपसे जो है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखो एक बात याद रखो, जब भी हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसके अंदर मैग्निफिकेशन जो है वो 2 बार हो रही होती है। एक बार मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस करता है और एक बार मैग्निफिकेशन जो है वो आईपीस कर रहा होता है। दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन बनती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 4। आपसे जो है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी मैग्निफिकेशन पूछी जा रही है। अब पॉसिबली जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आईपीस की, ऑब्जेक्टिव लेंस की, दोनों की मैग्निफिकेशन मौजूद होगी। तो आपने एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर अगर आप ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और आईपीस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन यानी कि 4 बनना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसका पॉसिबल आंसर 2 आंसर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो है वो 1 और 4 ऑप्शन के अंदर गिवन हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 4 आएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 4,1 हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शंस जो वो एक साथ मौजूद हो सकता है कि ये आंसर मौजूद ना हो, दोनों ही मौजूद ना हो, इसका जो है वो आंसर हो 2,2। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 4 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8 के हवाले से अगर मैं बात करूं, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 टाइम्स। किसी एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करना है, उसकी लेंथ को डबल करना है। लेकिन इस तरीके से डबल करना है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहे। तो फ्रिक्वेंसी सेम रहे, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि टेंशन को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था F = 1/2L √T/μ। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखो और लेंथ को चेंज करने की कोशिश करो तो इसका मतलब ये है कि लेंथ का जो है वो टेंशन के साथ डायरेक्ट स्क्वायर रूट रिलेशन बनेगा। तो अगर आप टेंशन को इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, डायरेक्ट है, लेकिन टेंशन इंक्रीज करने पे लेंथ स्क्वायर रूट टाइम्स इंक्रीज हो रही होगी। डायरेक्ट स्क्वायर रूट का रिलेशन आ रहा है। मतलब अगर टेंशन को जो है वो
मैं 4 टाइम्स इंक्रीज़ करूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो लेंथ जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो वही क्वेश्चन के अंदर जो वो पूछा जा रहा है कि टेंशन को जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कि 4t इसका जो है वो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एग्जिस्ट ओनली ऑन, तो इसके जो पॉसिबल ऑप्शंस थे जो बच्चों ने बताया वो ऑप्शंस कुछ इस तरह के थे कि ऑप्शन ए था इनसाइड द बॉडी, ऑप्शन बी था आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन सी था बोथ ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ऑफ दीज, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहे हैं फिनोमेना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा फिनोमेना है जिसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसको जो कि सबब बना था वेव थ्योरी ऑफ लाइट के फेल होने का, वो वेव थ्योरी जो कि हाइजन ने जो वो प्रपोज की थी। तो वो थ्योरी फेल क्यों हुई थी? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि प्लैंक ने जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया था तब जो है वो वेव थ्योरी जो है वो हाइजन ने प्रपोज करी थी और वो बढ़ चढ़ कर बात कर रही थी। तो जब प्लैंक ने ये प्रोसेस किया तो प्लैंक को खुद भी नहीं पता था कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइट एक फोटोन जो है वो मेटल प्लेट के ऊपर जो वो स्ट्राइक करता है, वहाँ से जो वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैटर है, एक पार्टिकल है, तो लाइट वेव समझा जाता था लाइट को, तो वेव ने पार्टिकल को मूव करवा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो फिनोमेना जिसको हम वेव थ्योरी के ऊपर जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात को आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पावर ऑफ द लेंस इफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स इज डबल्ड। तो एज यू नो दैट पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूटेड इन मीटर्स। तो अगर आप फोकल लेंथ को डबल करेंगे तो पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि पावर का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। एम मीटर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इन टर्म्स ऑफ शंट आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात कर दी। अगर आपको याद हो एम मीटर को कैसे बनाया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो एम मीटर तैयार हो जाता है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को अगर मैं RG से रिप्रेजेंट करूं और शंट की रेजिस्टेंस को अगर मैं RS से रिप्रेजेंट करूं, तो टोटल एम मीटर की जो रेजिस्टेंस बनेगी वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट होगी। और हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल की केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। तो 1/RA, RA मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इन दिस केस। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS। तो ये इसका पॉसिबल आंसर है। बाकी अगर आप एलसीएम लेकर जो है वो इसको रेसिप्रोकेट करो तो फिर वो भी आपके पास जो वो इक्वेशन इसी से डेवलप होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो डिफ्रैक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ, डिफ्रैक्शन जो है वो इंटरफेरेंस की ही तरह होती है, इसी वजह से डिफ्रैक्शन को जो है वो इंटरफेरेंस की स्पेशल टाइप कहा जाता है, क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर भी जो है वो लाइट की वजह से एक फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है। इसी तरह जो है ना वो डिफ्रैक्शन में भी जो है वो लाइट का एक फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होता है। दोनों के अंदर जो है वो अलग अलग वजूहात होती हैं, इसी वजह से स्पेशल टाइप कहा जाता है, ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं होती। बात को आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 पीएन जंक्शन ओपोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके जो ऑप्शंस मौजूद थे उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ था ऑप्शन ए के एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपोज करता है, ऑप्शन बी था कि पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं उनको अपोज करता है, ऑप्शन सी मौजूद था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों तरफ पे उनको अपोज किया जाता है। तो वही उसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि पीएन जंक्शन जो है वो दोनों तरफ जो वो पोजीशन प्रोड्यूस करता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में ओपोजिशन का बास बनता है कौन? पीएन जंक्शन।
बात को आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 के हवाले से मैं बात करूं तो देखो बेटा, इसमें कह रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर आपको याद हो तो दो स्टेटमेंट्स मौजूद थी, एक कैल्विन स्टेटमेंट थी, एक क्लॉजेस स्टेटमेंट थी। उन स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर एक हीट इंजन का जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और आगे चलते हुए कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन भी जो है वो प्रोड्यूस करा था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस जो है वो एफिशिएंसी से रिलेटेड थे। ऑप्शंस क्या थे मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस थे कि एफिशिएंसी इज़ 100%, एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%, या फिर एफिशिएंसी इज़ लेस देन 100%। इस तरह के जो वो ऑप्शंस मौजूद थे। ऑप्शंस के से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप गौर से पढ़ें, अगर आप कैल्विन स्टेटमेंट की बात करो या अगर आप क्लॉजेस स्टेटमेंट की बात करो, तो दोनों से हमें एक ही बात पता चलती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन हुज एफिशिएंसी इज़ 100%। तो हमेशा जो एफिशिएंसी होगी वो लेस होगी किससे, 100% से। एमसीक्यू नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच क्या रिलेशन है ये पूछा गया था। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगी। ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 17, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू, टेलीस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू FO प्लस FE, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों फोकल लेंथ को सम अप कर लो तो आपके पास जो है वो टेलीस्कोप की लेंथ आ जाती है। इसी तरह माइक्रोस्कोप की लेंथ का फॉर्मूला होता है PO प्लस QE। तो ये दोनों आपको जो फॉर्मूलाज लेंथ के हों, माइक्रोस्कोप के हों, मैग्नीफिकेशन के हों, टेलीस्कोप के हों, ये आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यू नंबर 18 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं इफ वेलोसिटी इज हाफ्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो हाफ्ड। अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए तो फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो वो हाफ हो जाएगी। ऑप्शंस के अंदर आपके पास मौजूद था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो होगा मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। वेलोसिटी को हाफ करोगे मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन है। वेलोसिटी को हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं इफ डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स विदाउट चेंज इन मास ऑफ द प्लैनेट देन व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है G अपॉन RE²। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो मास ऑफ अर्थ, और इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डायमीटर को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करोगे तो रेडियस भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि भाई अगर डायमीटर 2 टाइम्स हो रहा है तो रेडियस जो वो 1 टाइम्स होगा। ये बात सही नहीं है भाई। अगर डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो रेडियस भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, और अगर रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन है रेडियस के साथ। तो अगर आप रेडियस को डबल करोगे तो डबल 2 का स्क्वायर 4, तो ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 1/4 टाइम्स G। एमसीक्यू नंबर 20, एक स्टूडेंट ने बताया कि सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन थी, एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर की जो लेंथ थी वो गिवन थी, उस कंडक्टर में से जो करंट पास किया था I उसकी वैल्यू गिवन थी, और उस कंडक्टर को कितने एंगल पे प्लेस किया था वो भी गिवन था। पूछा जा रहा था कि फोर्स जो लग रही है उस वायर के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स कैलकुलेट करके बता दो कितनी थी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत मुश्किल है, किसी को भी नहीं आता भाई। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, F इज इक्वल्स टू BI/L sin थीटा, ये फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने फॉर्मूले में पुट करनी है, कैलकुलेटर के ज़रिए आपने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप एमसीक्यू नंबर 21 देखें तो पावर जो है वो आपको गिवन है 60 वॉट्स, वोल्टेज आपको गिवन है 120 वोल्ट, आपसे जो है वो करंट पूछा जा रहा है। बहुत मुश्किल काम है, किसी को भी नहीं आता। जी हाँ, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI
अगर आपको याद हो करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो करंट किसके इक्वल है भाई, पावर डिवाइड बाय वोल्टेज। पावर की वैल्यू 60, वोल्टेज 120, इसको आप डिवाइड करो, आपके पास करंट आएगा 0.5 एम्पियर्स। देख रहे हैं आप कितना मुश्किल काम है। MCQ नंबर 22 की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला पूछा जा रहा था, फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्ड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो वो सर्कल के अंदर जो वो मूव हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री उसकी जो वो सर्कुलर बनेगी, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो पूछा जा रहा है। तो ये कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, तो ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, E/M रेशो, चार्ज टू मास रेशो बाय J.J. थॉमसन। उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से जो है वो ये फार्मूला डेवलप किया था। वो स्टार्ट कहाँ से किया था मैं आपको बता देता हूँ। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल की बात की जा रही, तो QVB sin थीटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ पे v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा और परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो E लिखेंगे b इक्वल्स mv/r। तो r को अगर आप अलग करो तो mv मास टाइम्स वेलोसिटी डिवाइड बाय चार्ज टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला बनता है रेडियस का in terms of mass, in terms of velocity, in terms of charge of an electron and in terms of magnetic field intensity। अब वेलोसिटी के जो है वो मज़ीद फार्मूलाज जो है वो डेवलप किए करके रेडियस के फार्मूलाज बनाए थे, तो वेलोसिटी को जो है वो मज़ीद आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इसका ये फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 23 को अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि देयर आर टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर आर एक्टिंग एट 180 डिग्रीज, देन देयर रिजल्टेंट विल बी। तो रिजल्टेंट फोर्स पूछी जा रही है, तो 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री एंगल का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट के ऊपर जो वो एक्ट कर रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। लेट्स सपोज, ये बिल्कुल इसी तरीके की एग्जांपल, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ एक बॉक्स रखा है, एक डब्बा है, डब्बे में क्या हमारे बुलागों में, जी हाँ एक डब्बा, इस डब्बे के ऊपर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करी 20 न्यूटन्स की और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करी 20 न्यूटन्स की, दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो नेट फोर्स कितनी होगी। ये डब्बा कहाँ जाएगा, तो डब्बा कहीं नहीं जाएगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट है वो 0 के इक्वल आएगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी बेसिकली। बात को आगे बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी किसी भी एक कंडक्टर के लिए उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो रुकावट है पर मीटर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो रेजिस्टिविटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और दूसरा रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बात याद रखो, अक्सर बच्चे जो है वो टेम्परेचर को जो है वो भूल जाते हैं। रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी के इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर, तो इस बात को याद रखा जाए। MCQ नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो द फेज एंगल इन RC सर्किट, ये एक MCQ आया था, दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, और ये कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर RC सर्किट के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। एक्चुअली फेडरल बोर्ड की अगर आप बुक पढ़ें या पंजाब बोर्ड की अगर आप बुक पढ़ें तो इसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर, फिज़िक्स पार्ट 2 में, जिसका नाम है AC सर्किट्स। तो वो AC सर्किट से डील करते हुए ये कुछ MCQs जो है वो आपको नज़र आएंगे और उन बच्चों को जो है वो उन्होंने बताए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फेज़ एंगल जो है वो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल्स, थीटा या अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है tan इनवर्स XC/R, ये इसका फॉर्मूला होता है RC सर्किट के अंदर जो फेज़ एंगल है उसका। यहाँ पर जो R है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और द अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, और XC जो है वो रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज़ बेसिकली द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटर जो अपोज करता है करंट को,
उसकी ये सुपोजिशन को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और उसको एक्स और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटे से सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेज़ एंगल जो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो वो बुक से जो वो स्टडी करो, फेडरल बोर्ड या फिर पंजाब बोर्ड की बुक, चैप्टर नंबर 16 AC सर्किट्स, फिज़िक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह MCQ नंबर 26 के अंदर RLC सर्किट के अंदर ओमेगा के बारे में जो पूछा गया था, और RLC सर्किट के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं उस वो इक्वल होता है 1/√LC के। यहाँ पर L जो है वो इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और C जो है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ये नहीं पूछने चाहिए थे, बट फिर भी एटलीस्ट स्टडी ज़रूर करना। MCQ नंबर 27 की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, बहुत ही मुश्किल सवाल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी गई है, किसी भी एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो उसका मतलब है कि वो आप उसका यूनिट वेक्टर, आप उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। MCQ नंबर 28 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है। बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं स्पेस के अंदर, आप चले आए वो स्टार कितना दूर है, वो 5 लाइट ईयर, मतलब कि लाइट को पहुंचने में 5 साल लगेंगे, इतना दूर है। तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। MCQ नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहे हैं स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है जानबूझ के, क्यों मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको अच्छी तरीके से पता है। स्लोप जो है वो चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन x एक्सिस, इफ़ यू रिमेंबर। तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा x जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि स्लोप जो है इनिशियल 0 से स्टार्ट हो तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो f अपॉन x बचेगा। और f अपॉन x अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो वो k के इक्वल होता है हुक्स लॉ, अगर आपने पढ़ा हो बचपन में, बहुत छोटे से थे आप लोगों को पढ़ाया गया था, f इज इक्वल टू kx। तो इसके अंदर f फोर्स है, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करोगे अगर आप तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। तो स्लोप जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बता देता है आपको। इसी तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो आपको वर्क डन बताएगा कि आपने काम कितना किया है। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 30 की अगर मैं बात करूँ तो दोज वेव्स दैट नीड मीडियम टू ट्रैवल, वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जी हाँ, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़े ट्रैवल करने के लिए उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जिसके अंदर लूप्स, नोड्स, एंटी नोड्स वगैरह बन रहे होते हैं, और ट्रैवलिंग वेव 2 तरह की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वाटर वेव्स की अगर मैं बात करूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड, तो ये सब जो है वो मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, सही है ना। तो वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 31 चोक क्वाइल की जो है वो बात की गई, ये भी जो फेडरल बोर्ड का टॉपिक है। चोक क्वाइल किसे कहते हैं, एक ऐसा क्वाइल होता है जैसे आपने सोलेनॉइड को स्टडी किया है। सोलेनॉइड क्या है कि एक वायर होता है, इसी वायर को जो है ना वो वूंड कर देते हैं सर्कल के अंदर, तो ये जो है वो सोलेनॉइड कहलाता है। चोक भी जो है वो तकरीबन सेम ही है, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के ऊपर जो है वो इसी तरह एक वायर को जो है वो वूंड किया जाता है, लेकिन इस वायर की जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और ये बहुत मोटा वायर जो वो लिया जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोटा वायर होता है, इस वायर की थिकनेस ज़्यादा होती है, एरिया ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, लेस रेजिस्टेंस होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसकी ज़्यादा होती हैं। इस वजह से इंडक्टेंस इसकी हाई होती है, बहुत ज़्यादा इंडक्टेंस होती है। MCQ नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, तीनों के ऊपर जो डिपेंड कर रही होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 33 लेंज़ लॉ इज बेस्ड अपॉन, लेंज़ लॉ जो है वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, लेंस लॉ, इसके ज़रिए जो है वो हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करी थी इंड्यूस करंट की, इंड्यूस वोल्टेजेस की, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के ऊपर करी थी। MCQ नंबर 34 की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव्स आर डैश वेव्स। मैक्सवेल ने कहा था कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन नेचर, सही है ना। तो EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका आंसर होगा। वेव्स जो हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं, जैसे अभी आगे ऊपर मैंने जो वो टाइप्स के हवाले से बात करी थी वेव्स की, तो वेव्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मटीरियल या मैटर वेव्स जिन्हें कहा जाता है, सही। तो मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। MCQ नंबर 35 की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी। देख रहे हैं आप कितना मुश्किल सवाल है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। So if velocity is constant, velocity is uniform, that means the velocity is not changing. If velocity is not changing, that means the change is equal to 0. So if the change is equal to 0, that means acceleration is also 0. MCQ नंबर 36, फ्लक्स इज स्केलर और वेक्टर। ये क्वेश्चन था कि फ्लक्स जो है वो नेचर वाइज क्या है, ऑप्शन में मौजूद था स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन। इसका आंसर है स्केलर। फ्लक्स इज बेसिकली ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। MCQ नंबर 37, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, इसको जो है वो हम वेबर्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। दोनों इसके सही आंसर्स हैं, दोनों जो है वो कोई मसला नहीं है, आपको जो है वो इसके दोनों यूनिट जो है वो याद होने चाहिए। दोनों ऐसा यूनिट हैं, दोनों यूज़ किए जाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 38 की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है sorry for the inconvenience, let's continue. MCQ नंबर 38, वोल्ट मीटर गिव्स लेस रीडिंग बिकॉज। वोल्ट मीटर जो है वो कम रीडिंग दे रहा होता है एक्चुअल रीडिंग से, ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 पॉसिबल आंसर्स हैं, और वो क्या कि पहला तो ये कि वोल्ट मीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो हम हमेशा जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल के अंदर किसी भी एक बल्ब के, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जिसका आपको वोल्टेज निकालना है, ऑफकोर्स हमेशा उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब करंट डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स कि जो पहले करंट की वैल्यू थी वो कुछ और थी, और अब जो है वो करंट की वैल्यू कुछ और है। इस वजह से वोल्ट मीटर जो आपको रीडिंग दे रहा होता है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा सा एरर मौजूद होता है। पैरेलल के अंदर जो वो कनेक्ट किया जाता है। दूसरा, जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। रेजिस्टेंस हाई होती है, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट जो है वो उस रास्ते से जाएगा ही नहीं। इस वजह से जो है वो 2 पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से वोल्ट मीटर जो कम रीडिंग दे रहा होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 39 को अगर आप देखें तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट डैश पोजीशन, मैक्सिमम एट डैश पोजीशन। तो एक बात याद रखो, अक्सर बच्चे इस बात में जो है वो गलती करते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम होती है, और जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। ये हमेशा अपोजिट चल रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ये बात याद रखो। जहाँ पर एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं है, एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के चेंज से है, और एक्सेलरेशन का वेलोसिटी में चेंज, मैक्सिमम चेंज तब आएगा जब मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही होती है, इसी वजह से तो ऑब्जेक्ट वापस मूव करता है। और मिनिमम एक्सेलरेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर मिनिमम फोर्स, दैट मीन्स मेन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर एक्सेलरेशन जो मिनिमम होती है, लेकिन वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सही है, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। MCQ नंबर 40 की अगर मैं बात करूँ तो टोरॉइड और सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला आप लोगों से पूछा गया था, टोरॉइड का फॉर्मूला होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था भाई। टोरॉइड के लिए अगर मैं बात करूँ तो B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R, और सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल n और I। स्मॉल n जो है वो टर्न डेंसिटी होती है, और वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है।
तो ये दो अलग अलग MCQs थे और उनको जो है वो मैंने एक ही करके लिखा हुआ है। तो ये टोरॉइड का फॉर्मूला है और ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूलाज आपको जो है वो याद होने चाहिए। अगला MCQ अगर आप पढ़ें MCQ नंबर 41 की अगर मैं बात करूँ तो टॉर्क इज मैक्सिमम एंड द एंगल इज, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, जब पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तब जो है वो टॉर्क मैक्सिमम होता है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर आती है और वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 42 को अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा पेयर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, पेयर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड डैश आर इमिटेड। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन इमिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो पॉजिट्रॉन इमिट होता है, जिसकी वजह से चार्ज भी कंजर्व रहता है, मास भी कंजर्व रहता है, सब कुछ कंजर्व रहता है, तो पेयर प्रोडक्शन उसी को कहते हैं। MCQ नंबर 43 यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ये बात याद रखो, अक्सर बच्चे इस बात में गलती करते हैं, अक्सर बच्चे जो वो इसका आंसर लिखेंगे डेसीबल, बात गलत है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं, शिद्दत कहते हैं पावर पर यूनिट एरिया, तो इस इक्वेशन से आपके पास यूनिट बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। डेसीबल किसका यूनिट है, डेसीबल इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, ये दो अलग बातें हैं। इंटेंसिटी अलग चीज़ है, इंटेंसिटी लेवल अलग चीज़ है, इन दोनों को अलग अलग स्टडी करो तो फिर बात समझ में आएगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। MCQ नंबर 44 डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डैश क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इस तरीके से जो वो इसका क्वेश्चन था। तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये रेशो है, ये वेलोसिटीज़ का रेशो है, ये वेवलेंथ्स का रेशो है। तो जब भी रेशो की बात की जाती है तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई डायमेंशन ही नहीं बनेगी, इस वजह से ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। MCQ नंबर 45 वेन्स कांस्टेंट का SI यूनिट पूछा गया है। वेन्स कांस्टेंट अगर आपको याद हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आपने पढ़ा था एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और वो लॉ ये कहता है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ is equal to constant upon टेम्परेचर, एब्सोलूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का यूनिट पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई, ये वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेवलेंथ को मीटर में कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर केल्विन होता है। इसकी वैल्यू भी आप लोग याद कर लिए, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.0029 इसकी वैल्यू होती है मीटर केल्विन, ये इसका वैल्यू और इसका यूनिट है, ये बात याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। MCQ नंबर 46 अगर आप पढ़ें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डैश थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम क्वांटम थ्योरी के ज़रिए जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम थ्योरी जो कि प्लैंक ने जो है वो दी थी, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसके अंदर, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्सवेल और बोहर, सब जो है वो इसके अंदर आते चले गए थे। तो क्वांटम थ्योरी की बेस पे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। MCQ नंबर 47 मिनिमम वर्क इज डन इन डैश थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर सबसे कम मिनिमम वर्क किया जाता है, मिनिमम वर्क आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर कोई वर्क डन होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पिस्टन ही मूव नहीं करता, पिस्टन अपनी जगह पे रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो होता है। मैक्सिमम वर्क डन के हवाले से जो है वो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या लिखा जाए, तो देखो हमारी बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो मैक्सिमम वर्क डन होता है, और वैसे अगर इन जनरल असल हकाइक के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क डन किया जा रहा होता है, सही है। लेकिन आपके पास जब भी MCQ आएगा मैक्सिमम वर्क डन के हवाले से तो आपने आइसोथर्मल के ऊपर जो है वो टिक करना होगा। बात को आगे बढ़ाएं MCQ नंबर 48 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन, और ऑप्शंस के अंदर जो केल्विन मौजूद था, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि हीट एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, हीट की अगर मैं बात करूं तो इसको BTU कैलोरीज के अंदर भी जो मेजर किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और यूनिट आता है किलोवाट आवर, आगे चल के जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके अंदर भी एनर्जी मेजर होती है, लेकिन केल्विन जो वो तो टेम्परेचर का यूनिट है, तो वही इसका आंसर था कि हीट एनर्जी को केल्विन में कभी भी मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह हीट एनर्जी को मेजर किससे करते हैं, किस अपैरेटस से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीट एनर्जी को जो है वो कैलोरी मीटर के ज़रिए जो मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को जो है वो थर्मामीटर के ज़रिए मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये पता होनी बहुत ज़रूरी है।
MCQ नंबर 49, if a piece of wire is cut into 3 equal parts, एक वायर है उसको 3 बराबर के हिस्सों में तोड़ दिया, काट दिया, देन इट्स रेजिस्टिविटी विल बी, उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी के हवाले से अगर बात की जाए तो रेजिस्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, मैंने शायद आपको बताया था, रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर लेंथ को कम करें, लेंथ को ज़्यादा करें, लेंथ को बढ़ाएं, वायर को बड़ा करें, मोटा करें, थिक करें, थिन करें, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, और उम्मीद है ये बातें आपको जो वो समझ आई होंगी और इससे आपको जो वो थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अब आप लोग जो है वो अच्छा पेपर करिएगा, और अच्छे मेरी दुआ है कि आप सब जो है वो NAD के टेस्ट में अच्छे स्कोर करें और आपको अच्छी फील्ड्स मिलें, आप अच्छे जो है वो इंजीनियर बनें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।